नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। और आज की डेट है 27 नवंबर 2023। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले ये वर्ड मैं आपको बोलना चाहता हूँ। पिछले हफ्ते फ्राइडे सैटरडे को मैं नहीं डिस्कस कर सका। पारस सर ने अच्छे से डिस्कस किया, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया सच में। जैसे सैटरडे को बिहार जाना पड़ा मॉर्निंग में, और ट्रैवलिंग के कारण बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं हो पाया, नहीं कर पाया। तो आज हम डिस्कशन में देखो इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले देश के संविधान से संबंधित इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। दूसरे नंबर पे आर्टिकल है आज इंडिया मालदीव रिलेशंस। और तीसरे नंबर पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की गवर्नेंस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठाए गए हैं। और देखो, बहुत लोगों ने बोला कि जो एथिक्स की बुक है कंप्लीट कर ली है उन्होंने, बहुत ही अच्छी बात है। और बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा कि एथिक्स की बुक कहाँ मिलेगी। टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम पे मैंने शेयर की थी, और ड्राइव का लिंक भी है। शायद डेट 2 नवंबर थी। हाँ, 2 नवंबर ही थी, क्योंकि उस दिन बर्थडे था मेरा। 2 नवंबर को जो वीडियो थी ना, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक जो है वहाँ से बुक डाउनलोड आप कर सकते हो। आज की वीडियो के नीचे में मैं डाल दूंगा, इतना ज़्यादा वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो के नीचे लिंक डाल देता हूँ फिर से बुक का। जिन्होंने नहीं की उनको देखो, मैं फिर से एक बार यही बोलना चाहूँगा, ये बेस्ट टाइम है मेंस कवर करने के लिए। चाहे वो एथिक्स हो, ऑप्शनल हो, या फिर मेंस के दूसरे सब्जेक्ट हों, उनको कवर करने के लिए ना आपको टाइम नहीं मिलेगा बाद में, क्योंकि धीरे धीरे अब प्रीलिम का प्रेशर आता जाएगा, तो ये मेंस के सब्जेक्ट छूटते जाएंगे। प्री फिर आप क्लियर कर लोगे इस अटैम्प्ट में, लेकिन उस समय फिर आपको मेंस के सब्जेक्ट फिर से पढ़ने पड़ेंगे अच्छे से। अगर तैयार नहीं किए उस समय देखो टाइम बहुत कम होता है। उस समय जितनी ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस हो तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि उस समय प्री के बाद में आप मेंस के सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, या फिर उनको अच्छे से पढ़ रहे हो, पहले पढ़ा है अच्छे से नहीं पढ़ा। नहीं, उस टाइम राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देश के संविधान से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, कल यानी 26 नवंबर को संविधान दिवस था। कल के ही दिन 1949 में संविधान को एडॉप्ट किया गया था। हालांकि पूरा संविधान फाइनली फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 को। और इसका आंसर आपको वैसे कमेंट बॉक्स में भी देना है। आखिरकार क्यों 26 जनवरी को ही पूरा संविधान क्यों फोर्स में आया, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन देखो, जब भी 26 नवंबर आता है ना, तो कई सारे स्कॉलर्स तारीफ करते हैं भारत के संविधान की कि कितना बढ़िया संविधान है, इतना डिटेल्ड है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन देखो, पिछले कुछ सालों से ना ऐसा होने लगा है कि इस दिन कुछ एक्सपर्ट्स ये मांग करने लगे हैं कि संविधान को फिर से लिखा जाए, रीराइट किया जाए। वैसे देखो, संविधान को फिर से लिखना कोई नई बात नहीं है। 1791 से लेकर 1958 के बीच में फ्रांस में संविधान 5 बार लिखा गया है। आप नेपाल का एग्जाम्पल लीजिए, 1948 से लेकर 2007 के बीच में 6 बार नेपाल ने अलग अलग संविधान को अडॉप्ट किया, और फाइनली आज जो उनका संविधान है इसे अडॉप्ट किया गया था नेपाल के द्वारा 2015 में। आप चिली का एग्जाम्पल लीजिए, 2021 के बाद से ही साउथ अमेरिका का ये देश चिली अपना नया संविधान बनाने की ओर अग्रसर है। उज्बेकिस्तान में रेफरेंडम करवाया गया था, नया संविधान बनाना है, जनता ने बोला यस बनाओ, तो उज्बेकिस्तान भी अपना नया संविधान बना रहे हैं। लेकिन एक चीज यहां पे देखो बताने लायक है, इन सभी देशों में ना कहीं कंसेंसस का इशू था। पुराने संविधान को लेके ना सभी वर्गों की सहमति नहीं थी, एक राय नहीं थी, या फिर पॉलिटिकल रीजंस थे कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से इन सभी देशों ने इतनी बार अपने संविधान को अडॉप्ट किया। इंडिया की हालात अलग हैं। इंडिया में जो संविधान अडॉप्ट किया गया था ना 26 नवंबर 1949 को, यह संविधान काफी मेहनत से बना। पूरा डिस्कस हुआ था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में। डॉक्टर BR अंबेडकर जो कमेटी को हेड कर रहे थे, उनके द्वारा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया, और एक एक प्रोविजन को डिटेल से डिस्कस किया गया। टोटल देखो 7635 अमेंडमेंट्स आई। ड्राफ्ट जब प्रेजेंट किया गया ना अंबेडकर कमेटी के द्वारा, तो उसके बाद अलग अलग मेंबर्स के द्वारा इतनी अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में प्रेजेंट की गई कि प्रोविजन को चेंज करो। और इतनी अमेंडमेंट्स में से देखो 2473 तो डिस्कस भी की गई थी। फाइनली जब संविधान बना तो उसमें 395 तो आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। कमेंट बॉक्स में आप बताइए आज के समय में संविधान में टोटल कितने आर्टिकल्स हैं
और कितने शेड्यूल्स हैं। तो देखो, नया जो संविधान बना था ना 1949 में, वो उस समय 320 मिलियन इंडियंस की उम्मीद था, खास करके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या फिर दूसरे जो डिसएडवांटेज सेक्शंस है ना, उनकी उम्मीद कि अब शायद देश में कुछ बदलेगा इस संविधान के आने के बाद। हाँ, एक इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म ये होता है संविधान का कि कॉलोनियल छाप देखने को मिलती है हमारे देश के संविधान पर। मतलब डायरेक्टली 1935 का जो एक्ट था ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यहां से एक बड़ा पोर्शन कॉपी पेस्ट कर लिया गया। इवन इससे संबंधित यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन भी पूछा था, जो मैं आपको लास्ट में देता हूं, कि 1935 से मेजर पोर्शन उठा लिया गया और ये एक्ट आया था जब ब्रिटिशर्स हमारे देश पर रूल कर रहे थे। तो कुल मिला के कॉलोनियल लीगेसी देखने को मिलती है देश के संविधान में। बट राइटर कहते हैं ये तो देखो बहुत सिंप्लीफिकेशन वाली बात हो जाएगी ये कहना कि डायरेक्टली 1935 के एक्ट से कॉपी पेस्ट है और कॉलोनियल छाप देखने को मिलती है संविधान पर। इसके बाद राइटर एक्सप्लेन करते हैं कि यह कहना क्यों गलत है। देखो, 26 नवंबर 1949 का दिन, जिस दिन संविधान अडॉप्ट किया गया था ना, उस समय कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक बात बोली थी कि ना, हमारा क्रिटिसिज्म होता है कि इंडिया का संविधान जो है वो किसी मेजर कंट्री के संविधान से मिलता जुलता नहीं है, सभी देशों के संविधान से कुछ ना कुछ लिया गया है। तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह कहा था, देखो इंडिया का जो संविधान है ना, वो अपनी सर्कमस्टांसिस से प्रभावित है, अपनी हिस्ट्री से प्रभावित है। जिस प्रकार से फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान नेताओं ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ संघर्ष किया, जिन वैल्यूज के बेस पे संघर्ष किया, सिटीजन्स के राइट्स की वकालत की, उसके बेस पे ये संविधान बना है। एग्जाम्पल भी देते हैं, जैसे देखो साइमन कमीशन 1927 में आया था 1919 के एक्ट को रिव्यू करने के लिए और फर्दर रिफॉर्म्स सजेस्ट करने के लिए, फर्दर देश के संविधान में क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए उस समय। लेकिन साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, तो कांग्रेस ने कर दिया बाइकआउट, हम नहीं एंगेज करेंगे साइमन कमीशन के साथ में। तो उस समय ना ब्रिटिशर्स ने चैलेंज दे दिया इंडियंस को कि भैया आप एकजुट हो ही नहीं कर सकते एक संविधान पर, आप में हिम्मत है तो अपना संविधान बना के दिखाइए जो सबको मान्य हो। सेम चैलेंज लॉर्ड बर्किनहेड, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 1925 में, इनके द्वारा भी दिया गया इंडियंस को कि आप अपना संविधान बना के दिखाइए जो सभी भारतीयों को एग्री करता हो, ऐसा संविधान आप बना के दिखाइए। तो उस समय जो इंडिया के लीडर्स थे, इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने इस चैलेंज को हाथों हाथ लिया। दिसंबर 1927 में एक ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई। यह डिसाइड हुआ कि हाँ, हम ब्रिटिशर्स के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और ऐसा संविधान हम बनाएंगे। तो जो कमेटी बनी ब्रिटिशर्स के चैलेंज का सामना करने के लिए, यानी संविधान बनाने के लिए, उसमें ये सारे लोग थे, ये सारे महान लीडर्स थे। मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, एनी बेसेंट, एम.आर. जयाकर, जवाहरलाल नेहरू, ये सब लोग थे। और संविधान आखिरकार बन गया, इस कमेटी के द्वारा बना दिया गया 1928 में, जिसको नाम दिया गया नेहरू रिपोर्ट। अनफॉर्चुनेटली देखो, नेहरू रिपोर्ट यानी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया, वो सभी लीडर्स को पसंद नहीं था। डिफरेंसेस थे जो आप इतिहास में पढ़ते हो। लेकिन राइटर ये कहना चाहते हैं, ये जो नेहरू रिपोर्ट आई थी ना, यानी ड्राफ्ट संविधान जो बना था, ये मेन बेसिस है जिसके बेस पे आगे जाके भारत के लीडर्स ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ संघर्ष किया। इस नेहरू रिपोर्ट का हवाला दिया जाता था भारतीय लीडर्स के द्वारा। उसके बाद इस नेहरू रिपोर्ट में 22 चैप्टर्स और 88 आर्टिकल्स थे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज को एड्रेस किया गया था, जैसे फंडामेंटल राइट्स, बाइकैमरल पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, सेंटर स्टेट रिलेशंस, बहुत सारी चीजें थी इस नेहरू रिपोर्ट में। तो राइटर का मेनली यही कहना है, देखो इंडिया का जो संविधान बना ना 1949 में, वो नेहरू रिपोर्ट से ज्यादा प्रभावित था, ना कि 1935 के एक्ट से। बताते भी हैं राइटर कैसे। जैसे देखो, नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था हर एक इंडियन जिसकी एज 21 से ज्यादा है उसके पास वोटिंग राइट होना चाहिए, लेकिन 1935 में ऐसा नहीं था। 1935 के एक्ट में सिर्फ 15% लोगों को वोटिंग पावर दी गई थी देश में। इवन 1935 के एक्ट में ना वायसराय की पावर इंक्रीज कर दी गई थी, वायसराय को पावर दे दी गई थी कि आप पार्लियामेंट को डिसोल्व कर सकते हो।
इसके बाद तो कांग्रेस ने बोल दिया था कि ये जो एक्ट है 1935 का, ये स्लेव कॉन्स्टिट्यूशन है, गलत है ये। तो यही राइटर कहना चाहते हैं, नेहरू रिपोर्ट बेसिस बनी भारत का संविधान बनाने के लिए, ना कि 1935 का एक्ट। और जो लोग ये बोलते हैं ना करंट रियलिटी के हिसाब से संविधान बनना चाहिए, देखो आप दूसरे देशों का एग्जांपल लीजिए। यूएसए बढ़िया से अपना देश चला रहा है बिना संविधान के साथ कोई टेम्परिंग किए। यूके और इजराइल के पास तो कोई रिटर्न संविधान है भी नहीं, फिर भी वो अपना देश अच्छे से चला रहे हैं। दिक्कत पता है क्या है? चलो संविधान बना भी दिया जाए, संविधान को लेके ना सभी वर्गों की सहमति बनाना बहुत मुश्किल होता है। यह अच्छा काम हमारे देश के लीडर्स के द्वारा 1949 से पहले किया गया। वोटिंग नहीं हुई थी जब हमारा संविधान बना था, ना ही डिविजन्स थी। बट आज के समय में क्या यह पॉसिबल है कि सभी वर्गों को साथ लेके एक संविधान बनाया जा सके? शायद नहीं, शायद नहीं। इतना सहमति आज के समय में बनाना मुश्किल है। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट कोट के साथ इस आर्टिकल को खत्म किया जाता है, जो आप ऐसे में भी खत्म कर सकते हो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह बोला था, देखो संविधान थोड़ा बहुत डिफेक्टिव भी है ना, लेकिन जो इलेक्टेड लीडर्स हैं वो मैन ऑफ कैरेक्टर हैं, मैन ऑफ इंटीग्रिटी हैं, तो वो डिफेक्टिव संविधान से भी काम चला सकते हैं, वो उसको भी फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके लीडर्स में दम नहीं है, कैरेक्टर स्ट्रोंग नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है, तो फिर देखो संविधान कितना भी अच्छा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कैसे ना कैसे उसमें लूप होल निकाल के, उसमें से लूप होल निकाल के वो अपने इंटरेस्ट को सर्व करेंगे ही करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो सेंटर में रही हैं उन्होंने ऐसा किया है। गवर्नर या प्रेसिडेंट, इनको ना संविधान में डायरेक्टली बोला नहीं गया कि कितने दिनों में आपको बिल पे एक्शन लेना है। इस लूप होल का फायदा उठाया गया गवर्नर्स के द्वारा और प्रेसिडेंट के द्वारा। रिप्लाई नहीं देते कई बार, बस बिल को अपने पास रोक लेते हैं, कोई एक्शन नहीं। कोई एक्शन नहीं भी एक प्रकार का देखो एक्शन है, लेकिन यह संविधान का मिसयूज है। तो यह पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया कि संविधान को रीराइट करने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट इश्यू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की गवर्नेंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेस्ट देखो ये है, हाल ही में ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ना मुंबई बेस्ड एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है अबुदय कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, 1 साल के लिए इसकी गवर्नेंस, इसके बोर्ड पर कंट्रोल इस्टेब्लिश किया आरबीआई के द्वारा। क्योंकि इस कोऑपरेटिव बैंक में ना गवर्नेंस का स्टैंडर्ड काफी खराब हो चुका था, तो अल्टीमेटली आरबीआई ने जिम्मेदारी संभाली कि 1 साल के लिए हम इस बैंक के बोर्ड को संभालेंगे। आरबीआई ने एसबीआई के फॉर्मर चीफ जनरल मैनेजर को जिम्मेदारी दी है कि आप अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अफेयर्स को देखिए अगले आने वाले 12 महीनों के लिए। आरबीआई ने कहा कि यह एक्शन देखो बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि बैंक्स के जो गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स हैं वो काफी खराब हो गए थे। क्वेश्चन एक ये उठता है कि कोऑपरेटिव बैंक को मैनेज कैसे किया जाता है। जैसे देखो कोऑपरेटिव बैंक है जिसके मान लीजिए 5 कस्टमर हैं, ABCDE, तो ये 5 कस्टमर है ना, ये मिल के ही कोऑपरेटिव बैंक को चलाते हैं। यही 5 मेंबर्स बैंक को कंट्रोल करेंगे, बैंक का मालिकाना हक भी इन्हीं 5 मेंबर्स के पास होगा। तो जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करती है ना, कोऑपरेटिव बैंक भी वैसे ही काम करता है। कोऑपरेटिव बैंक्स को रजिस्टर किया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंतर्गत या फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंतर्गत। यहां पर देखो रेगुलेशन कैसे होता है इन बैंक्स का, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत और बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1955 के अंतर्गत। कोऑपरेटिव बैंक्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और दूसरा रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। कैरेक्टरिस्टिक आपको पता है कोऑपरेटिव बैंक्स के, कोऑपरेटिव बैंक्स आर ओन्ड बाय देयर मेंबर्स हु आर आल्सो देयर शेयर होल्डर। मतलब जो बैंक्स के कस्टमर होते हैं ना, वही बैंक को कंट्रोल करते हैं और मालिकाना हक भी मेंबर्स के पास होता है। आप बोलोगे सर बैंक्स के तो बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं। देखो जो बैंक के कस्टमर यानी मेंबर होते हैं ना, वो ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुनते हैं और फाइनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं वो बैंक को मैनेज करते हैं, वो डिसीजन लेते हैं कि बैंक को कैसे चलाना है, वो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स करते हैं। और कोऑपरेटिव बैंक का जो भी मुनाफा होता है ना, वो मेंबर्स के बीच में शेयर कर लिया जाता है डिविडेंड की फॉर्म में। और ये जो बैंक है
कई सारी सर्विसेज ऑफर करते हैं, जैसे नॉर्मल बैंकिंग सर्विस फॉर एग्जांपल, डिपॉजिट वगैरह। इसके अलावा दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे सेविंग अकाउंट ओपन, लोन, इंश्योरेंस, ये सब। आमतौर पे इन कोऑपरेटिव बैंक्स का फोकस ना लोकल कम्युनिटीज़ की नीड्स को पूरा करना होता है और लोकल एरियाज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आना होता है। कोऑपरेटिव बैंक्स इन प्रिंसिपल्स पर चलते हैं, जैसे डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, सॉलिडेरिटी। एम होता है कि एथिकली बैंक को चलाया जाए। और बात करें स्पेसिफिकली देखो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की, इनको तो मेनली ऑपरेट किया जाता है अर्बन एरियाज में या फिर सेमी अर्बन एरियाज में, जैसा नाम से ही जाहिर है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। 2021 में ना आरबीआई ने एक कमेटी अपॉइंट की थी, एनएस विश्वनाथन कमेटी। इस कमेटी ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए ना 4 टीयर का स्ट्रक्चर सजेस्ट किया था। टीयर 1 में वो बैंक्स आते हैं जहां पर डिपॉजिट 100 करोड़ तक का है। टीयर 2 में वो बैंक्स आते हैं जहां पर डिपॉजिट 100 करोड़ से 1000 करोड़ के बीच में है। टीयर 3 में वो बैंक्स आते हैं जिनका डिपॉजिट 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ के बीच में है। और टीयर 4 में वो बैंक्स आते हैं जहां पे डिपॉजिट 10,000 करोड़ से ज़्यादा का है। आज के समय में हमारे देश में ना 1514 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में इनका कंट्रीब्यूशन, एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन देने में कंट्रीब्यूशन 11% है। डिपॉजिट बेस सभी कोऑपरेटिव बैंक्स का मिला के 5.26 ट्रिलियन रुपीस है। और 31 मार्च 2020 तक 94% बैंकिंग सेक्टर में जो भी बैंक्स हैं ना वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इनका डोमिनेंस है। बट देखो इश्यूज ये हैं, इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में ना गवर्नेंस काफ़ी वीक है, क्योंकि मेंबर्स के द्वारा ही ये बैंक चलाए जाते हैं। मेंबर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं, तो कुछ मेंबर्स की ना कई बार डोमिनेंस देखने को मिलती है। अब आपको पता है जो दूसरे बैंक्स हैं ना, जैसे एसबीआई है या आईसीआईसीआई बैंक है, चाहे प्राइवेट हो या फिर पब्लिक सेक्टर का बैंक हो, उनको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, बहुत रिस्क असेसमेंट करना होता है लोन देने से पहले। बट वो सारे चेक्स एंड बैलेंसेस होते तो अप्लाई इन पर भी है, कोऑपरेटिव बैंक्स पर भी, बट ये फॉलो नहीं करते। यहां पे तो कुछ कोऑपरेटिव बैंक में डोमिनेंट मेंबर्स होते हैं, वो अपनी चलाते हैं, अपने हिसाब से बैंक को मैनेज करते हैं। इसी वजह से महाराष्ट्र का एक कोऑपरेटिव बैंक पीएमसी 2019 में कोलैप्स कर गया, क्योंकि कुछ मेंबर्स ने डोमिनेट किया, अपनी चलाई, लोन दे दिया गया अंधाधुंध अपनों को ही। फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब देखो बैंक चलाया जाता है मेंबर्स के द्वारा। मेंबर्स जिनका पैसा जमा है, जिनके पास शेयर्स हैं, वो प्रोफेशनल थोड़ी ना है, वो बैंकर थोड़ी ना है, इसलिए उनके पास रेलेवेंट स्किल नहीं होती बैंक चलाने के लिए। नेक्स्ट लैक ऑफ कंप्लायंस विद रेगुलेटरी नॉर्म्स। जैसे मैंने आपको बताया, आरबीआई के जो रेगुलेटरी नॉर्म्स होते हैं ना, जैसे कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट क्वालिफिकेशन, भाई कितना एसेट एनपीए है, उन सब के साथ में कंप्लायंस नहीं किया जाता। नेक्स्ट लिमिटेड एक्सेस टू कैपिटल। अब देखो कोऑपरेटिव बैंक्स के पास ना मेंबर्स का तो पैसा होता है कई बार, लेकिन मेंबर्स का पैसा मिला के बहुत कम होता है। जैसे 50% अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स तो ऐसे हैं जहां पर टोटल डिपॉजिट 100 करोड़ से कम है। अब इतने पैसों से काम थोड़ी ना चलेगा, एक्स्ट्रा कैपिटल लाना पड़ेगा इधर उधर से। लेकिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को आसानी से कैपिटल मिलता नहीं है फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट कंपटीशन फ्रॉम अदर बैंक्स। अब एक तरफ देखो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये सारे बैंक्स जो हाईली टेक इनेबल्ड हैं, बढ़िया बढ़िया इनकी एप्लीकेशन है। दूसरी तरफ कोऑपरेटिव बैंक्स जहां पे देखो इतना प्रोफेशनलिज्म नहीं है, इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी नहीं है, चलाना मुश्किल हो जाता है। ड्यूल रेगुलेशन चैलेंज एड्रेस्ड। अब ये जो बैंक्स है ना, एक तरफ देखो स्टेट गवर्नमेंट के सोसाइटी एक्ट से रेगुलेट होते हैं, दूसरी तरफ आरबीआई भी इन्हें रेगुलेट करता है। तो कई बार ना क्लैरिटी का अभाव होता है कि कौन ओवरसाइट रख रहा है, कौन देखरेख कर रहा है इन बैंक्स की। नेक्स्ट हाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो। रिसेंटली आरबीआई गवर्नर ने यह हाईलाइट किया कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में एनपीए जो है वो 8.7%, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। 2016 से लेकर अभी तक 54 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ऐसे हैं जिनका लाइसेंस रद्द कर दिया है आरबीआई के द्वारा। अब लास्ट में बारी आती है वे फॉरवर्ड की होना क्या चाहिए। गवर्नेंस को मजबूत किया जाए, गवर्नेंस स्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, इंटरनल कंट्रोल होने चाहिए ताकि कुछ ही मेंबर अपनी मनमानी ना करें, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होना चाहिए। मेंबर्स अगर प्रोफेशनल नहीं है तो बाहर से प्रोफेशनल्स लाए जाएं बैंक के बोर्ड में।
क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से होना चाहिए कि लोन जिसे दे रहे हैं क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं। कई बार होता क्या है, जो डोमिनेंट मेंबर्स होते हैं ना, उनके कहने पे लोन दे दिया जाता है बिना रिस्क को एक्सेस करें, तो पैसा डूब जाता है। तो प्रॉपर क्रेडिट रिस्क असेसमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, जो आरबीआई की रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं उनके साथ प्रॉपर कंप्लायंस हो। कैपिटल ज़्यादा अच्छे से मिले कोऑपरेटिव बैंक्स को। इसके लिए कोऑपरेटिव बैंक्स बॉन्ड इश्यू करें या फिर दूसरे अल्टरनेटिव्स अपनाएं। अगर देखो ज़्यादा कैपिटल रेज करेंगे ना कोऑपरेटिव बैंक से, तभी वो अच्छे से काम कर सकेंगे। अदरवाइज तो फिर वो छोटे बैंक बन के रह जाएंगे और कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। अब नए तरह के चैलेंज हैं, जैसे आईटी एंड साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी वीक होता है, तो इनमें स्ट्रेंथ हासिल करें, मतलब इन पे भी ध्यान दें कोऑपरेटिव बैंक्स। जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो देखो दूसरे बड़े बैंकों के साथ में कोलैबोरेट कर सकते हैं। दूसरे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इनके साथ कोलैबोरेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव बैंक्स का ना फोकस क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस पे होना चाहिए, 3 पिलर्स पे। कंप्लायंस, जो आरबीआई के नॉर्म्स हैं उनको कंप्लाई किया जाए, रिस्क मैनेज किया जाए और इंटरनल ऑडिट हो। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को हर क्वार्टर में अपनी रिस्क एनालिसिस रिपोर्ट जो है बोर्ड के सामने रखनी चाहिए, ताकि ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आए और रिस्क अच्छे से मैनेज हो। तो ये आरबीआई की रिकमेंडेशंस हैं कोऑपरेटिव बैंक्स को। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो मालदीव से संबंधित आर्टिकल है। मालदीव में देखो हाल ही में इलेक्शन हुए, नए प्रेसिडेंट बने मोहम्मद मोइजू। मोहम्मद मोइजू जो है वो प्रो चाइना है। इससे पहले जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम सोलिम, ये प्रो इंडिया थे, जो 2018 से लेकर 2035 के बीच में राष्ट्रपति रहे। और उससे पहले अब्दुल्ला यमीन, ये भी प्रो चाइना थे। और ये जो अभी राष्ट्रपति बने हैं ना मोहम्मद मोइजू, ये इन्हीं की कठपुतली हैं, जो 2013 से लेकर 2018 के बीच में राष्ट्रपति थे और प्रो चाइना है, इन्हीं की पार्टी के हैं। और राष्ट्रपति बनते ही ये अपना प्रो चाइना कलर दिखा रहे हैं। जैसे इंडिया को बोला गया कि मालदीव में जो इंडियन मिलिट्री के 77 पर्सनल तैनात हैं, 2 हेलीकॉप्टर्स, 1 डोर्नियर एयरक्राफ्ट, इन सबको मैनेज करने के लिए, इनकी मेंटेनेंस के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, इनको भारत वापस लेके जाए मालदीव से। कहा जाने लगा इंडिया की इंडियन ओशन की स्ट्रेटेजी के लिए बहुत बड़ा धक्का है मोहम्मद मोइजू का राष्ट्रपति बनना मालदीव का। इंडिया की ना इंडियन ओशन में एक स्ट्रेटेजी है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन एंड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। और इस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए मालदीव बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडियन ओशन में। लोकेशन मालदीव की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए मैप में आप, अभी इनका जो शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ उसमें भारत के अर्थ साइंस मिनिस्टर किरण रिजिजू ने पार्टिसिपेट किया और डिस्कस किया ये मिलिट्री पर्सनल वाला इशू। भारत सरकार का ये तर्क है कि इन मिलिट्री पर्सनल का मालदीव में प्रेजेंट होना जरूरी है एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए, ताकि मेडिकल इवैक्यूएशन जल्दी से हो सके। मतलब बहुत बीमार लोग हैं मालदीव में या कुछ दुर्घटना हुई है तो उनको जल्दी से इवैक्यूएट करके भारत लाके उनका इलाज किया जा सके। और काउंटर ड्रग ट्रैफिकिंग पर्पजेज के लिए भी इन मिलिट्री पर्सनल का मालदीव में होना जरूरी है। भारत सरकार के ऑफिशियल्स का ये कहना है, मुलाकात में देखो इस बात पे सहमति बनी कि कोई ना कोई वर्केबल सॉल्यूशन जरूर निकालते हैं, ताकि मालदीव के लोगों के इंटरेस्ट को सर्व किया जा सके। तो मतलब अभी इस इशू पे डिस्कशन होगी। लेकिन देखो इस इशू को एक बार साइड में भी छोड़ दिया जाए तो करंट प्रेसिडेंट का प्रो चाइना टिल्ट जाहिर है। जैसे उन्होंने नए इंटरव्यूज में कहा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है ये एक मौका देता है मालदीव को कि वो यहाँ पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सके। इसके अलावा चाइना मालदीव फ्रेंडशिप ब्रिज जो देखो कनेक्ट करता है मालदीव की राजधानी माले को नेबरिंग आइलैंड हुल हुमाले से, इसकी भी तारीफ की गई मालदीव के नए राष्ट्रपति के द्वारा। जबकि देखो इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ना बहुत धांधली हुई थी, बहुत करप्शन हुआ था पहले, लेकिन अब इसकी तारीफ की गई है। देखो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में ना चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता। चाइना की जेबें भरी हुई है, चेकबुक डिप्लोमेसी चाइना खेलता है, लेकिन फिर भी इंडिया अपने हिसाब से मालदीव को बहुत मदद देता है। जैसे फ्रेश लाइन ऑफ क्रेडिट $400 मिलियन की ग्रांट दी, सीधा सीधा ग्रांट तो वापस देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। तो $700 मिलियन की तो इंडिया ने ग्रांट दी हाल ही में एक सी ब्रिज बनाने के लिए, जो कैपिटल माले को नेबरिंग 3 आइलैंड से जोड़ेगी। अब देखो इस प्रोजेक्ट से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, इकोनॉमी भी मजबूत होगी। इंडिया की जो एड है ना, इंडिया की मदद ट्रांसपेरेंट है, मालदीव के डेवलपमेंट इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए है। इंडिया का कोई पर्पस डेट ट्रैप जैसा नहीं है जैसा चाइना खेलता है।
इंडिया की मदद लोगों के वेलफेयर के लिए है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, डिजास्टर में रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए है। हमेशा से देखो, जब भी कोई विपत्ति आई है ना मालदीव के ऊपर, इंडिया हमेशा से फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है। जैसे तख्ता पलट का अटेम्प्ट हुआ था मालदीव में 1988 में, इंडिया ने सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया। सुनामी आई 2004 में, सबसे पहले किसने मदद भेजी? इंडिया ने। पीने के पानी का क्राइसिस पैदा हो गया था 2014 में, सुषमा स्वराज जी थी उस टाइम, सबसे पहले मदद किसने की? इंडिया ने। कोविड-19 की महामारी में सबसे पहले मेडिकल टीम्स किसने भेजी? इंडिया ने। ऑपरेशन संजीवनी के तहत जरूरी मेडिसिन किसने सप्लाई की? इंडिया ने। इसके अलावा देखो, पिछले 5 सालों में अलग अलग तरह के 450 मिशन कैरी आउट किए गए हैं मालदीव की मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। इंडिया को देखो डेवलपमेंट कोऑपरेशन और ज्यादा करना चाहिए मालदीव के साथ में, और डेवलपमेंट कोऑपरेशन ऐसा होना चाहिए कि सरकार चेंज हो लेकिन कोऑपरेशन खत्म ना हो। जैसे देखो, अफगानिस्तान का आपको एग्जांपल देता हूं। अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आया, लेकिन बावजूद इसके अफगान लोगों में ना इंडिया के प्रति गुडविल है, तो मजबूर कर दिया गया लोगों ने कि तालिबान भी एक पॉजिटिव सोच रखे इंडिया के साथ में। उसी प्रकार से रिश्तों को मैनेज किया जाना चाहिए कि तालिबान के लोगों में इंडिया के प्रति अच्छी भावना हो, तो वहां के राष्ट्रपति फिर ऐसा टिल्ट ले ही नहीं सकते प्रो चाइना। समझ गए? तो राइटर यही कहते हैं, मुइज़ियो जो है वो प्रोक्सी हैं एक प्रकार से अब्दुल्ला यमीन के, जो अभी जेल में हैं। सिर्फ अब्दुल्ला यमीन का 2013 से लेकर 2018 के बीच का पीरियड छोड़ दिया जाए ना, मालदीव के साथ हमेशा हमारे रिश्ते अच्छे रहे हैं। चाइना फैक्टर एक जरूर इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन बावजूद इसके रिश्ते कभी बहुत ज्यादा खराब नहीं हुए हैं। तो राइटर लास्ट में यही बोलते हैं, डेवलपमेंट कोऑपरेशन जारी रहना चाहिए, और इंडिया को यह सोच के नहीं बैठ जाना चाहिए कि नए जो प्रेसिडेंट हैं वो पूरी तरह से प्रो चाइना है, अभी कोऑपरेट करके कोई फायदा नहीं है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में देखो कब क्या बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। बजाय इसके कि आप पूरी तरह से शांत होकर बैठ जाओ, आपको एंगेज करते रहना चाहिए, और यही राइटर बोलते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया मालदीव से संबंधित। क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। 2005 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 1935 के एक्ट से संबंधित। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसमें क्या आया? क्या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का जिक्र किया गया था? मतलब ये प्रोविजन किया गया था। फेडरल कोर्ट को इस्टाब्लिश करने का प्रोविजन किया गया था। सेंटर में ऑल इंडिया फेडरेशन का मेंशन किया गया था। बताइए, सोचिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। मीनवाइल एक और क्वेश्चन आप देखिए, 1935 के एक्ट में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस था उसको इनकॉर्पोरेट किया गया फाइनल भारत के संविधान में, जो फोर्स में आया 1950 में, किस नाम से? सोच लीजिए इसका आंसर भी। मीनवाइल देखो, पहले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूं। पहले क्वेश्चन का आंसर जहां डी है, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर है डीपीएसपी। सरकार को गाइड करने के लिए जो प्रोविजन संविधान में होते हैं, डीपीएसपी, वो 1935 के एक्ट में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के नाम से थे। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। ये 2 मेंस के क्वेश्चंस आज आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो 1935 के एक्ट से संबंधित, ये भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में वाटरशेड है, डिस्कस करना है क्यों। दूसरा फिर कोऑपरेटिव बैंक से संबंधित। कोऑपरेटिव बैंक लोकल एरियाज में क्रेडिट डिलीवर करने के लिए बैकबोन है, बट देखो कोऑपरेटिव बैंक्स में ना रिफॉर्म चाहिए बेटर गवर्नेंस के लिए। इलुसिडेट आपको करना है। दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है 250 वर्ड्स में। दोनों 15-15 मार्क्स के ये क्वेश्चन हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल एक बार फिर से मिलते हैं नई डिस्कशन के साथ में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।